गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। फोर्थ फेज का आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का। और आप देख रहे हैं कि लगभग 15 लाख स्टूडेंट फोर्थ फेज में आएंगे। और अब बहुत स्टूडेंट की बेचैनी बढ़ गई है कि जिनका भी फोर्थ फेज में भी नाम नहीं आ रहा है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेल आ गया होगा, कंफर्म हो गए होंगे। तो अगर इस चरण में भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो निश्चित रूप से लास्ट चरण में यानी फिफ्थ चरण में आपका फिफ्थ फेज में ज़रूर आएगा। इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अब कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि पता नहीं इस बार भी हमारा नाम नहीं आया, कहीं हमारा दौड़ से बाहर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। और आश्चर्य इस बात का है कि कल क्लास में ही एक बैच में लगभग 200 बच्चे उपस्थित थे क्लासरूम में हमारे। और जब उसमें हम हैंड रेज करवाए कि कितने स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका और कितने का बचा हुआ है, तो आश्चर्य हमको लगा कि मात्र उसमें से 3 या 4 बच्चे बोले कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका। और उसमें से मोर देन 90% स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम बचा हुआ ही था। तो हो सकता है कि स्टेट बाय स्टेट या जो लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरे हों तो उनका लास्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा हो। तो इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आपको समय मिल रहा है पर्याप्त, चूँकि 2 साल तो पहले लगातार आप तैयारी किए ही, और अभी फिर आपको दोबारा से समय मिल रहा है। तो इस बीच में आप अच्छे से रिवीजन करते रहें और सेट वगैरह बनाते रहें, जिससे कि परफॉर्मेंस और आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। और लास्ट मोमेंट में जो स्टूडेंट ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सिस्टम पर एक बार लास्ट में ज़रूर प्रैक्टिस कर लें कि वहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल भी नयापन ना लगे। और ऐसा करने से आपका 1 से 2 मार्क्स का वृद्धि ज़रूर हो जाएगा। अचानक सिस्टम पर बैठ कर देंगे, यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कम से कम 1 से 2 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाएगा। और 1 मार्क्स क्या मायने रखती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कम से कम पीटी में अगर 1 मार्क्स का अंतर पड़ेगा तो कम से कम 5,000 से 10,000 बच्चों के बीच उथल पुथल हो जाएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। एक तो इस बात को समझना है। दूसरा इस बात को भी समझना है कि अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं, लगभग अभी 33 लाख स्टूडेंट का फोर्थ फेज के बाद भी बचा हुआ रहेगा, जो कि फिफ्थ फेज में देंगे। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको एक कन्फ्यूजन सा है कि पता नहीं कट ऑफ क्या रहना है। तो कट ऑफ पर तो चर्चा करना भी बिल्कुल भी उचित नहीं है। लगभग हर वीडियो में इस बात पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट को ये लगते रहता है कि सर हमको CBT 2 का तैयारी में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो इसमें अभी तो यूट्यूब पर बहुत सारा डेटा लगातार दिखाया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है, और उसमें कई सही प्रतीत हमको होता है इस तरह का डेटा भी। तो इसमें आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो पिछले बार से अगर आप तुलना करें, हालांकि पिछले बार से तुलना करना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी बातों में अंतर हुआ है, लेकिन फिर भी अगर पिछली बार से अगर आप तुलना करेंगे तो कुल मिला के 90 से 92 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। और लगभग 56 से 58 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और उस समय आप सीट का जब स्थिति देखेंगे तो कुल 18,000 पोस्ट का पहली बार में वैकेंसी निकला था, लेकिन बाद में 4,000 सीट को घटाया भी गया था, लेकिन वो फाइनल के टाइम में घटाया गया था। तो लगभग उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 14,000 सीट का करीब था उस बार। और इस बार सीधे उससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पिछले बार 14,000 और अभी 35,200 वैकेंसी है, जबकि 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.25 करोड़ बच्चों में अभी आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि 40 to 50% स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं। तो एब्सेंट होने का हालांकि बहुत सारा कारण है। इस बीच में कई सारे एग्ज़ाम्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग भी कराई गई है, तो बहुत सारे वैसे भी बच्चे हैं उसमें। और भी कई कारणों से एब्सेंट वाले स्टूडेंट की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अमूमन 40 to 50% स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो अगर 40% ही अगर हम मान करके चलें तो अप्रॉक्स आपका लगभग 1.25 करोड़ में से 50 लाख बच्चे एब्सेंट ओवरऑल होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 75 लाख स्टूडेंट आपका इधर बचता है। और 75 लाख में से आप देख सकते हैं कि
सीरियस कितने बच्चे हैं जो कि सीरियसली तैयारी करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि 60-70% ऐसे बच्चे होते हैं कि वैकेंसी को देख करके फॉर्म भर देते हैं, या तो तैयारी उनका बहुत बेहतर नहीं होता है, क्वालिफिकेशन पूरा हो चुका रहता है या पूरा होते रहता है, तब भी फॉर्म डाल देते हैं कि इतनी संख्या में फॉर्म निकली हुई है, इतनी संख्या में सीट है, चलो हमको फॉर्म भर देना चाहिए। तो लेकिन सीरियसली बच्चों की संख्या जो तैयारी करते हैं 30-40% ही होता है। और अगर डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 35,200 को अगर 20 से हम गुना करेंगे, चूँकि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो 7 लाख रिजल्ट दी जाएगी, तो 7 लाख रिजल्ट मामूली रिजल्ट नहीं होता है। और हमको लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पहले चरण के रिजल्ट आने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारा जो अपना अनुमान है कि यू आर कैंडिडेट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे करके आते हैं सबसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि 85 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सही कितना है ये मायने रखती है। तो वो अगर अपने हिसाब से जोड़ करके बताते हैं कि सर हमारा अब 5 मात्र गलत है या 7 गलत है, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी गलतियां होती हैं कि जो कि आपको खुद भी पता नहीं चलता है कि कब ये क्वेश्चन हम दूसरा टिक कर दिए थे, या जो हमको आंसर देना चाहिए था उसके बदला हम दूसरा हमारा आंसर दे दिए, या बाद में जब एक एक करके मिलाते हैं या आंसर शीट जब जारी होता है या क्वेश्चन पेपर जब अपलोड किया जाता है आपका खुद का, तब मिलाते हैं तो पता चलता है कि छोटी छोटी कितनी गलतियां आप ऐसी कर बैठे जिसको कि आप एकदम पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे थे। तो इसलिए 5 से 10 गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो भी बच्चे 85-90 बताते हैं तो हो सकता है कि आफ्टर ऑल तो उनका 5 नंबर 10 नंबर कम या जितना बता रहे हैं उससे 2-4 नंबर तो कम श्योर रह सकता है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हम मान सकते हैं इस बात को कि सेफ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यू आर कैंडिडेट का 70 प्लस रह सकता है, 70 से 72 के बीच में यू आर कैंडिडेट का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और ओबीसी कैंडिडेट का आप अगर डेटा देखेंगे तो 65 से 70 के बीच, चूँकि बोर्ड बाय बोर्ड आपका वेरी करेगा। कुछ बोर्ड होगा आपका जहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ टाइट आपका रह सकता है, और कुछ बोर्ड में आपका सेफ स्कोर कम रह सकता है। ये बोर्ड पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, और उस बोर्ड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने फॉर्म डाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये वेरिएशन 5 मार्क्स का तो आपका रहेगा। तो ओबीसी कैंडिडेट 65 से 70 के बीच में जिनका आ रहा है मार्क्स, तो जिनको आ जाएगा तो वो CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं। इसके अलावा SC कैंडिडेट 60 से 62, 63 या 65 तक मान करके चल सकते हैं, 5 मार्क्स का दायरा उनका बना सकते हैं। और ST का 55 से 60 के बीच में दायरा बना सकते हैं। और EWS कैंडिडेट 62 से लेकर के 65-67 तक का दायरा बना सकते हैं। तो हमारा जो अपना अनुमान है, हालांकि इसमें फ्लक्चुएट भी कर सकता है, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं कि 15 लाख और 33 लाख इतने सारे स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देना बाकी है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर थोड़ा सा बीच में टाइट कर दे तो हो सकता है फ्लक्चुएशन और ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो तो इक्वल हो जाएगा, उसमें बहुत प्रभावी वो चीज़ नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि PT में रिजल्ट ला करके आप तीर मार दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप ये एकदम आपको ये इस बात को समझना चाहिए कि कितना ज़्यादा CBT 2 में कंपटीशन आपका टफ रहना है, क्योंकि कम से कम इसमें 1.5 से 2 लाख वैसे बच्चे होंगे जिनका कि कुछ मार्क्स से पिछले बार पॉइंट से रह गया था, छूट गया था, जिनका पिछले NTPC में नहीं हुआ, ग्रुप D में नहीं हुआ, इसके अलावा SSC में नहीं हुआ, इसके अलावा आपका ALP में नहीं हुआ, RPF SI में नहीं हुआ। तो ये सब वैसे कैंडिडेट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगे। उनका तैयारी पहले से बहुत बेहतर था और इस बीच में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट खुद में लाए होंगे। तो इसलिए इसको सीरियसली पूरी तरीके से लेकर चलना है कि अभी से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि 35 क्वेश्चन मैथ रहेगा CBT 2 में, 35 क्वेश्चन रीजनिंग रहना है, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से भी रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी रहेगा, अन्य भी सेक्शन है। तो उन सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से पूरा
रिवीजन भी करना है और लगातार प्रैक्टिस में बने भी रहना है। और इस बीच में कोशिश करना है कि जैसे एग्ज़ाम अब हमको लगता है कि अगस्त सितंबर से पहले उम्मीद कम है कि CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तो क्या गलती है क्या सही है इसके लिए पहले निकालेगी कि आपको एक मौका देगी, उसमें भी आपको महीना भर टाइम लगेगा, उसके 1 महीना 1.5 महीना के बाद रिजल्ट फिर देगा, ऑब्जेक्शन कर लेगा, फिर उसके 1-1.5 महीना के बाद आपका रिजल्ट देगा, उसके बाद में एग्जामिनेशन का डेट वगैरह फाइनल होगा। कई सारे प्रोसेस इस बीच में होंगे। इस बीच में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपका अप्रैल से लेकर के जून के बीच में चलना है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी से 6 महीना का समय श्योर मिल जाएगा CBT 2 के लिए। इस बीच में कोशिश करना है कि जैसे कि NTPC का जितना पहले 9 सीटिंग में पिछले बार मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, पहले उसके क्वेश्चन की प्रकृति को समझें और उस हिसाब से उसको पहले 9 सेट को अच्छे से बना लें। इसके अलावा अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस बीच में सेट बाय सेट बना सकते हैं, बहुत सारा सेट उपलब्ध है। और जनरली देखा गया है कि मोर देन 90% क्वेश्चन का टाइप लगातार रिपीट कर रहा है मैथ में, रीजनिंग में, और GS में तो हमेशा आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन वैसा मिलेगा कि जो कि नयापन लिए हुए रहेगा और आपको बहुत परेशानी उस क्वेश्चन को कहाँ से उठाया गया है आप अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। और उस तरह का तो उसको इग्नोर करके चलना है कि 2, 4, 5 क्वेश्चन उस तरह का 7 क्वेश्चन रहेगा आपका। और अभी से अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो समय पर्याप्त होने के कारण आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये भी चाहिए, दूसरा बात ये भी समझना होगा कि अगर मैक्सिमम मार्क्स के साथ आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो 13 अलग अलग पोस्ट उसमें कैटेगरी का दिया हुआ है, तो सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका मेरिट CBT 1 में कमज़ोर रहता है तो हो सकता है कि आप सेलेक्टिव पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई कर पाएँ आप, जैसा कि RRB JEE में आपका हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरा हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारा टाइपिंग वाला पोस्ट है, तो टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए आपको CBT 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उतना समय आपके पास नहीं होगा कि एररलेस टाइपिंग जितना वो खोजेगा जितने स्पीड में, वो आपका 1 महीने 2 महीने में हो पाएगा। इसलिए आधा घंटा ही सही, अभी से अगर आपका एग्ज़ाम दे चुके हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आधा घंटा ही सही टाइपिंग आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, हिंदी अथवा इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं। और जिस समय कि इससे ये होगा कि 6 महीने के बाद जिस समय आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय आप एकदम कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे और आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अचानक में आपको परेशानी बढ़ जाएगी। और CBT 2 का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ग्रुप डी का तैयारी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70% वैसे बच्चे हैं जो कि दोनों जगह कॉमन है, मोर देन 70% वैसे बच्चे हैं जो दोनों जगह कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपको अलग से बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा भी प्रयास होगा, अभी आपको 2-3 दिन के बाद ढेर सारा बैच, हम उस तरह का ढेर सारा क्लासेस कुछ कुछ ला रहे हैं, पहले ग्रुप डी को टारगेट में रख करके, और वो 100% NTPC में भी फ़ायदा करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर सेलेक्टिव चलाएंगे, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन हम डेली सेलेक्टिव कराएंगे और रेगुलर कराएंगे, यूट्यूब पर देंगे। वो प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पर चलेगा। एक तो हमारा आप जो देख रहे हैं नवीन कुमार सिंह चैनल, तो आपको इससे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना करके एक चैनल होगा, तो उसको अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो वहाँ पर आपका रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हम इसका वीडियो भी एक अलग से बना देंगे, जिस समय हम शेड्यूल इसका बना देंगे पूरी तरीके से, और टाइमिंग फिक्स रहेगा कितने समय में ये सारा बैच आपका आएगा। तो हमको लगता है कि इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको समझ में आएगा और फ़ायदा होगा ही होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आप करके मैक्सिमम आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो चीज़ अभी आप जो सब्जेक्ट का स्टडी आप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आपको दूसरे एग्जाम्स में भी काम दे सकता है। अभी आप जिस तरह से देखेंगे, अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार SI का प्री आगे चल करके होना है आपका, जो कि मई में संभावित है कि होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस का अभी जो सिलेबस चेंज किया है, 9th-10th से ही अब क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, लेकिन वो 1 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम होना है। इसी तरह के से आपका SSC का देखेंगे कि
पूरा शेड्यूल आपका कैलेंडर दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है या फिर सीएच हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है एसएससी का, सबका आपका दिया, एमटीएस का, सारे का कैलेंडर में आपका दिया हुआ है। इसके अलावा अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स बहुत सारे, उत्तर प्रदेश के भी एग्ज़ाम्स होंगे, राजस्थान के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, झारखंड के होंगे। तो इसी तरीके से, और उसके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 90% ये आपका काम करेगा, और इस स्टेट लेवल एग्ज़ाम में कुछ रीजनल्स क्वेश्चन वहाँ के 2 4 5 हो सकते हैं, अंतर वही रहेगा, बाकी यही पढ़ाई आपको काम देगा। तो मेरा सार ये है कहने का कि अभी से लेकर के 6 महीने तक आपको दिन रात एक कर देना है, और कोशिश करना है कि 10 से 12 घंटे का रूटीन आपको बना करके चलना है। और इसमें मैक्सिमम वैसे स्टूडेंट हैं जो कि 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको नए तैयारी करने का या नए पढ़ने का बहुत आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अधिक से अधिक सेट बनाकर, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके अपने पढ़े हुए चीज़ को ही अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और ऐसा आपको करना ही चाहिए। अगर ये 6 महीना बहुत अधिक से अधिक मेहनत करने के बाद अगर आपको आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, तो इस बात को समझना है कि आप कितना आप कंफर्ट फील करेंगे कि आपका गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलता है तो आपका कितना अधिक आत्मसंतुष्टि होगी, कितने आपके फादर मदर या जिस समाज से आप आते हैं या टीचर्स जिनके अंदर में आप रह करके तैयारी किए हैं, कितना उनको खुशी महसूस होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देखे होंगे कि अभी जो बजट पास हुआ है उसमें निजीकरण की तो चर्चा हुई है, लेकिन कहीं भी रोजगार की चर्चा नहीं हुई है। तो इसलिए अभी 1,35,000 सिर्फ रेलवे में पोस्ट अभी आपके सामने है, तो अभी आपके लिए एकदम गोल्डन पीरियड है। तो कोशिश करना है कि इसी वैकेंसी को आप रिजल्ट में कन्वर्ट करें, और नहीं तो आगे आने वाले दिन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, ये सब बताना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आगे आने वाला दिन उसके बारे में आप सोच करके कि कितना टफ होने वाला है, तो अभी से अगर इतना मेहनत कर देंगे तो हमको लगता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ऐसा आपको कोशिश करना चाहिए कि उसका ज़रूरत महसूस तत्काल ना हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आपसे बातचीत होता रहे, आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और अगर कुछ भी इससे एक्स्ट्रा इसमें कुछ क्वेश्चन करना है, या कुछ आपको लगता है कि और भी आपके मन में कुछ विचार आ रहा हो, तो आप कमेंट के रूप में देंगे, तो हम आपके कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ही देने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।